आज़ादी के बाद भगत सिंह को सबसे ज़्यादा अपने जीवन में उतारने वाले, या यूं कह लीजिए कि दूसरे भगत सिंह के नाम से मशहूर अवतार सिंह संधू, जिनका पेन नेम है पाश, उनमें आप वही बागी तेवर पाएंगे जो कभी भगत सिंह में था। पाश मूल रूप से पंजाबी भाषा के कवि थे, लेकिन हिंदी भाषा में अपनी जमीन से जुड़ी कविताओं के कारण बहुत लोकप्रिय हुए। पाश का जन्म 9 सितंबर 1950 को पंजाब के जालंधर जिले के तलवंडी सलेम नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था, और वो भी मध्यम वर्गीय परिवार में। किसने सोचा था कि आज़ाद हिंदुस्तान में संविधान पारित होने के बाद तलवंडी सलेम में जन्मा एक शख्स उस संविधान के लिए एक दिन ये लिखने के लिए मजबूर हो जाएगा कि ये पुस्तक मर चुकी है, इसे मत पढ़ो। इसके लफ्ज़ों में मौत की ठंडक है और एक एक पन्ना जिंदगी के अंतिम पल जैसा भयानक। ये पुस्तक जब बनी थी तो मैं एक पशु था, सोया हुआ पशु, और अब जब मैं जागा तो मेरे इंसान बनने तक ये पुस्तक मर चुकी थी। अब अगर इस पुस्तक को पढ़ोगे तो पशु बन जाओगे, सोए हुए पशु। हालांकि ये पाश की अपनी ज़ाती राय है और इससे इत्तेफाक रखना गैर ज़रूरी है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक हिंदुस्तानी नौजवान एक रोज़ संविधान के ताल्लुक से इतनी बड़ी बात कह गया। पाश नक्सलबाड़ी दौर के प्रेरित इंकलाबी कवि थे, जिन्होंने मत विरोधी होने का सही मानों में धर्म निभाया। भगत सिंह और पाश फिक्र और नजरिए के लिहाज से बहुत एक जैसे हैं। भगत सिंह की तरह पाश भी उस नक्सलवादी नजरिए से इब्तदाई दौर में मुतासिर रहे, जिसकी उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई, जहां हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में हुकूमत के खिलाफ एक सशस्त्र तहरीक की शुरुआत की थी। लेकिन दोनों वक्त रहते इस तंग दिल नजरिए से बाहर निकल आए, क्योंकि पंजाब में उस दौर में नक्सलबाड़ी सोच का कोई अवामी आधार नहीं था। शायद यही वजह रही कि इससे कोई सियासी उपलब्धि किसी को नहीं हुई। अलबत्ता जुझारू कविता की शक्ल में इसने न सिर्फ पंजाब बल्कि हिंदुस्तान और दुनिया भर में इंकलाबी साहित्य में ज़रूर एक ख़ास मुकाम बनाया। इससे पहले पंजाबी साहित्य आमतौर पर एक मिडिल क्लास लेखकों का मिडिल क्लास तजुर्बा था, जिसके चलते पंजाबी साहित्य के साथ साथ जुबान भी इलाके तक महदूद रही, और इस तंग नज़रिए को कोई नया और जुझारू ख्याल ही तोड़ सकता था। एक ऐसा ख्याल जो गरीब, मजलूम, किसान और दलित के ज़िंदगी के अनुभवों को एक असरदार जुबान, एक ताज़ा और एक नेक नज़रिया दे सके। यही आवाज़ थी पाश की आवाज़, जिसने हुकूमत की नहीं दीमक लगे निज़ाम के वजूद को ललकारा और उसे संविधान की नज़रअंदाजी करने का कसूरवार ठहराया। और आज मैं इन्हीं क्रांतिकारी पाश की एक कविता पढ़ने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सबसे खतरनाक होता है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी से चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना
बुरा तो है जुगनुओं की लौ में पढ़ना, बुरा तो है मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना, बुरा तो है सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नजर में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वो आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई जमी बर्फ होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ता। सबसे खतरनाक वो गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वो रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुप जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना।